गुड मॉर्निंग कमांडो। माई सेल्फ प्रभाकर और हम लोग डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और उसके साथ साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अब बात होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो पार्टनर की ज़रूरत होती है, और जिसमें हम लोगों ने मेल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ कंटेन करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो सबसे पहले तो इसमें होती है ओवरी। और ये ओवरी को हम लोग प्राइमरी ऑर्गन्स बोलते हैं। क्यों प्राइमरी ऑर्गन्स बोलते हैं? तो चूंकि ये जो ओवरी है ये हम लोग को एग प्रोडक्शन करता है, और एग प्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन करना है तो एक, अगर मेल की बात करते हैं तो मेल तो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहीं पर अब अगर एग नहीं रहेगा तो फर्टिलाइज कैसे करेगा? तो एग ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो एग ओवरी से प्रोड्यूस होता है। इसीलिए हम लोग ओवरी को सबसे पहले प्राइमरी ऑर्गन्स के तौर पर हम लोग जानते हैं। ठीक, तो ये जो, तो अब क्या क्या कंटेन हुआ? तो सबसे पहले 2 ओवरीज, और 2 ओवरी है तो उसको, एक को कलेक्ट करने के लिए 2 ओविडक्ट भी प्रेजेंट रहते हैं, और उसके इम्प्लांटेशन के लिए एक यूट्रस प्रेजेंट रहता है, 1 वेजाइना टू रिसीव द मेल स्पर्म, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, साथ में एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड 2 मेमरी ग्लैंड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं। ठीक, तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ओवरी। ओवरी के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये ओवरी क्या है? तो अब ओवरी क्या है, तो हम लोग अभी जस्ट जो डिस्कस किए कि ओवरी इज द प्राइमरी ऑर्गन, और इसके अगर हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो इट इज़ अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द यूट्रस, एंड along with the uterus it is also connected with the pelvic walls. तो इट इज़ कनेक्टेड टू द pelvic walls and uterus by a suspensory ligaments। ये सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, अब ये क्या है, पहले ही बतला दिए कि ये क्या है, 2 ओवरीज। तो ये क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पर, ए पेयर ऑफ ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस ओवम। ओवम को हम लोग, और हम लोग बोल सकते हैं एग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ओवरी है इट इज प्रेजेंट इन द पेयर फॉर्म दैट इज 2 in नंबर एंड प्रोड्यूस ओवम। ठीक, दिस ओवरी इज अगेन connected, or the ovary is covered by a membrane, that membrane is called the mesothelium। ठीक, और ये मेसोथीलियम कैसा है, तो इट कंटेन्स क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनार शेप इपिथेलियल टिश्यूज। ठीक, तो मतलब क्या हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ये जो ओवरी है तो इस ओवरी को चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग बोल रहे हैं मेसोथीलियम बोल रहे हैं। ठीक, और ये मेसोथीलियम मतलब कि इस ओवरी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर में जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक, तो इस ओवरी के अंदर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, और ये ओवरी है तो ओवरी, ओवेरियन स्ट्रोमा बोल दी। और ये जो स्ट्रोमा होता है वो 2 लेयर्स के मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले इसका बाहर का जो लेयर है दैट इज कॉल्ड द आउटर कॉर्टेक्स, एंड इट इज डेंस लेयर, एंड द कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। मतलब कि इसी कॉर्टेक्स रीजन में ही फॉलिकल्स जनरेट होते हैं। ठीक, और उसके अंदर में जो सेकेंड लेयर होता है दैट इज इनर लेयर, एंड इनर लेयर इज कॉल्ड द लूज लेयर। ठीक, और इस मेडुला, इसको इनर जो लेयर रहता है दैट इज मेडुला, एंड मेडुला, दिस मेडुला कंसिस्ट ऑफ, this medulla consists of
arteries and vein, arteries and vein. ओके, तो ये कॉर्टेक्स हो गया जो फॉलिकल्स कंटेन करता है, और उसके सपोर्ट के लिए फॉलिकल्स एक सेल है और सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? वो ब्लड से आएगा, ब्लड कैरी करेगा, तो उसके अंदर में प्रेजेंट रहता है मेडुला, और मेडुला कंसिस्ट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स कंसिस्ट करते हुए रहते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने की बात आ गई कि ये जो मेसोवेरियम, देखिए यहाँ पर एक स्टार मार्क लगाया हुआ है मेसोवेरियम। तो मेसोवेरियम क्या है? तो मेसोवेरियम इज ए फोल्ड, शॉर्ट फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम इज क्या? पेरिटोनियम इज ए लेयर दैट कनेक्ट्स बेसिकली द बॉडी वॉल एंड द ऑर्गन्स। तो वो पेरिटोनियम जो मेम्ब्रेन है उसके फोल्ड्स रहते हैं जो क्या करते हैं कि वो ट्रांसमिट करते हैं वेसल्स एंड नर्व टू ओवरी, और उसको हम लोग बोलते हैं मेसोवेरियम। तो मेसोवेरियम इज ए शॉर्ट फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट ट्रांसमिट वेसल्स एंड नर्व टू ओवरी इज मेसोवेरियम। ओके, तो अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि क्या कि जो ओवरी वॉल है दैट इज कॉल्ड द मेसोथीलियम। तो मेसोथीलियम एक्चुअली डिफरेंट लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है। इसके सबसे बाहर का जो लेयर है, द आउटर मोस्ट लेयर इज सिंपल इपिथीलियम। ठीक, एंड इट इज कॉल्ड एज जर्मिनल इपिथीलियम। ओके, एंड दैट इज वेरी सॉफ्ट इन नेचर, सो इट फॉर्म्स ए सॉफ्ट स्मूथ कवरिंग ऑफ द ओवरी। ठीक, और इनर टू दिस जर्मिनल इपिथीलियम देयर इज अनदर लेयर called tunica albuginea. So inner to the germinal epithelium, tunica albuginea is present, and it is thick and fibrous connective tissue. It is thick because it have to protect the inner delicate layer. Our inner delicate layer is cortex. So cortex is thick in nature, but it have to be protected. So the mesothelium layers protect the cortex. So and the mesothelium layer, that is tunica albuginea. So inner to the germinal epithelium, tunica albuginea is present, which is thick and fibrous connective tissue, and it supports and protect the delicate underlying tissue. और इसके अंदर में क्या है? The inner to the tunica albuginea, the ovarian cortex is present, and the cortex which contains follicles that I have already discussed. This follicles contains oocytes that matures into ova, and this follicles means one follicles contain one oocyte. Okay, means one follicles contain one oocyte, means there are different millions follicles that will produce multiple egg, or that will be called oocytes. Okay, so the tunica albuginea, there is cortex, ovarian cortex, and ovarian cortex contains follicles, and the follicles contains oocyte that mature into ova. And inner to the ovarian cortex, the innermost layer is what we call a medulla. So inner to the cortex region, there is the innermost layer, and the innermost layer is medulla. The innermost layer is ovarian medulla that contains vascular tissue that support the other layer of the ovary. So what we have discussed till now, we will discuss in the figure diagram also. So let's come to the figure. This is figure of female reproductive parts.
तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या क्या बात कर लिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो गया, दिस इज ओवरी, 2 in number. This ovary is connected to the uterus, and this connection is ovarian ligament. Okay, ovarian ligament. So the primary organ is ovary. This is called the fallopian tube. This is fallopian tube. This portion is uterus. This is vagina. This is cervix. Okay, and this fallopian tube, yeah, this is also called uterine tube. Fallopian tube, this fallopian tube is also called as uterine tube. It consists of 3 parts. Actually it is 4 parts. First of all, this finger like projections, अगर आप अपने हाथ को देखिए तो ये हथेली है और यहाँ से उंगलियाँ सब निकली हुई है। तो जो उंगलियाँ निकली हुई है दैट इज कॉल्ड द फिम्ब्रिए, ठीक। और जहाँ से उंगलियाँ निकली हुई है इस ब्रॉड पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक। और उसके बाद फिर आता है एम्पुला, और जो इस्थमस है इट कनेक्ट्स द एम्पुला एंड यूट्रस। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द फैलोपियन ट्यूब। ठीक उसी तरीके से ये जो यूट्रस है, यूट्रस इज अगेन कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स। सबसे पहले अगर बाहरी वाला लेयर की बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन्स या पेरिटोनियम लेयर्स। और सबसे अंदर ये वाला जो पूरा पोर्शन है, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड द इंडोमेट्रियम। और उसके बीच में ये थिक लेयर होता है दैट इज कॉल्ड द मायोमेट्रियम। और ये पूरा का पूरा वॉल बनाता है किसका, यूट्रस का वॉल बनाता है। ठीक है। अच्छा, और यूट्रस में भी 2 पोर्शन देखने को मिलता है। एक ये जो डोम शेप का जो बना हुआ है, मतलब कि एक कर्व एरिया जो बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडस ऑफ यूट्रस। और पूरे बाकी नीचे वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक, नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस और ऊपर कर्व वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, फंडस ऑफ यूट्रस। क्लियर है बात? दिस इज क्लियर और नॉट? इफ यू गाइज feel any type of problem, so please let me know, comment it and I will discuss about that. Okay, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ओवरी के बारे में भी देख लेते हैं सॉरी, तो ओवरी के बारे में देख लेते हैं क्योंकि हम लोग ओवरी के बारे में भी डिस्कस किए। तो ओवरी कंसिस्ट ऑफ ए लेयर दैट इज कॉल्ड द मेसोथेलियम, एंड मेसोथेलियम इज अगेन, मेसोथेलियम क्या बोले थे कि मेसोथेलियम जो है, सॉरी, मेसोथेलियम कवर्स ओवरी। तो और ये जो मेसोथेलियम है वो लेयर वाइज डिवाइडेड है। तो सबसे इसके आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड द एपिथेलियम, और इट इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक, उसके अंदर में क्या देखे थे कि जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर में ट्यूनिका एल्बुजिना लेयर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो वाइट वाला पोर्शन है दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम, उसके अंदर का जो लेयर है दैट इज येलो इन कलर, इट इज ट्यूनिका एल्बुजिना। ट्यूनिका एल्बुजिना इज थिक and tough, so it protects the inner to the tunica albuginea. The region is cortex region, so tunica albuginea protects the cortex region. So this portions, all these portions, this is cortex region. And cortex region हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि कॉर्टेक्स रीजन कंटेन्स फॉलिकल्स, और वो फॉलिकल्स कंटेन करता है वो साइड जो मैच्योर होने के बाद
ओवम में प्रोडक्शन करता है या एग का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो वो हम देखिए ये ट्यूनिका एल्बुजिना है, वो क्या चीज़ का प्रोटेक्ट कर रहा है, ये पूरे पोर्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये पोर्शन क्या कहलाया, कॉर्टेक्स रीजन। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है दिस वन, दिस रीजन इज मेडुलरी रीजन। And medullary regions, as I have discussed, that medullary regions contain the vascular bundles, so arteries and veins. It is present in the medulla region, and it supports in exchanging or transporting the food molecules and oxygen and carbon dioxide molecules. और इस कॉर्टेक्स रीजन में ये फॉलिकल्स डेवलपमेंट होते हैं। अब ये फॉलिकल्स डेवलपमेंट नॉर्मली 4 फेजेस में होते हैं, जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो फेजेस में डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है कि ये छोटे छोटे धीरे धीरे फॉलिकल्स अपने आप में मैच्योर करते हुए चलते हैं, और ये पूरा का पूरा एक मैच्योर फॉलिकल्स डेवलपमेंट हो गया। और ये मैच्योर फॉलिकल्स को हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स। और उसके बाद जब इससे एग, ये दिस वन इज द एग लिखा हुआ oocytes, और ये अगर oocytes रिलीज हो जाते हैं, तब क्या होता है कि अब एग से ये एग से ग्राफियन फॉलिकल से ये एग बाहर रिलीज हो गए, तो जो बच गए वो पोर्शन को हम लोग, उस फॉलिकल्स को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोड्यूसेस ए हार्मोन दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक, और ठीक उसी तरीके से ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है, यहाँ से यहाँ तक का जो फॉलिकल्स देख रहे हैं, ये फॉलिकल्स भी एक हार्मोन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और वो हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। सॉरी, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं। ये जो हार्मोन प्रोड्यूस किया एस्ट्रोजन बोलते हैं। अभी हम लोग इसके भी बारे में डिस्कस करेंगे, नीड नॉट टू वरी। आप मेरे चैनल पर हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग ओवरी के देख लिए। अब इसके बारे में, अब इसका फंक्शंस क्या है, तो फंक्शन भी जाहिर सी बात है अभी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अब फंक्शन ओवरी का 2 फंक्शन देख लिए, डिस्कस कर लिए। कौन कौन सा डिस्कस कर लिए, तो अब डिस्कस कर लिए कि सबसे पहले तो ओवरी का फंक्शन, एक जो बोले कि इसका प्राइमरी काम क्या है, एग का प्रोडक्शन करना। ठीक, और ये भी हम लोग बात बतलाए कि जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज एस्ट्रोजन, और जो एग निकलने के बाद oocyte रिलीज आउट होने के बाद एक जो कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है, वो बॉडी एक अलग तरीके से हार्मोन बनाता है। तो हम लोग मतलब कि ये जो ओवरी है ड्यूअल पर्पस शो कर रहा है, क्या क्या, एक एग प्रोडक्शन और दूसरा हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब फंक्शन ऑफ ओवरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग प्राइमरी फंक्शन क्या है, एग का प्रोडक्शन होना, और जो फिर इसके अलावा क्या है, तो इट ओवरी प्रोड्यूसेस सेक्स हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक, हम लोग ये भी बात बतलाए कि जो एस्ट्रोजन क्या प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, तो जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो प्रोड्यूस करता है। तो क्या हो गया, ओवेरियन फॉलिकल। और वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन रिलीज करता है, तो जब ये ग्रोइंग फॉलिकल्स है, ओवेरियन ग्रोइंग फॉलिकल्स है, अब मैच्योर होने के बाद oocyte रिलीज हो गया, तो जो बच गया कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा, बनाएगा। और इसका फंक्शन क्या है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, तो उसके भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो एस्ट्रोजन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मतलब कि जो एस्ट्रोजन है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करता है। ठीक, तो अब उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यूट्रस ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज, एंड स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग
menstrual cycle. This is MC in the short form. It is written. It is actually menstrual cycle, and in the menstrual cycle, production of ovum take place. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ओवम और एग। आज पेन सही नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिए, ठीक है। तब तक नया पेन हम लोग ऑर्डर कर दिए हैं, देखते हैं कब तक आता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर लेते हैं बच्चे। तो हम लोग देख लिए, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रोमोट करता है, डेवलप करवाता है, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यूट्रस डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यूट्राइन लाइनिंग का मतलब क्या हुआ, तो यूट्राइन लाइनिंग का मतलब कि जैसे हम लोग बात बतलाए कि ये यूट्राइन का अंदर वाला बाल है, कौन सा, एंडोमेट्रियम, तो इसके वॉल को और थिकनिंग करने का काम, थिकनिंग किस लिए, तो अब जैसे एग आया और स्पर्म आया, फर्टिलाइज हुआ, जायगोट बना, तो इस जायगोट को इस पर इम्प्लांट होना है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, यूट्राइन वॉल को प्रिपेयर करना पड़ता है और उसकी थिकनिंग की जाती है। तो वो जो थिकनिंग होती है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है, तो वो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन acts on uterus during pregnancy to allow the embryo to implant and develop in womb। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है, जब अब क्या करेगा कि जो जायगोट आएगा उसको इम्प्लांट होने देगा और उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट मदर्स बूम में होगा और उसको डेवलपमेंट करवाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो गया और साथ साथ ओवरी का काम क्या है, फॉलिकल्स डेवलपमेंट, एग डेवलपमेंट। तो अब ये एग का डेवलपमेंट कब शुरुआत होती है, कब ये डेवलपमेंट एग का होना शुरू हो जाएगा फीमेल्स बॉडी में, ठीक है। तो जब भी अब इसका डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो जब ओवरी या जब एम्ब्रियो फीटस जब मदर्स बूम में रहता है तभी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन एट बर्थ द ओवरी कंटेन्स सेवरल 100,000 to millions सर्कुलर बंडल दैट इज कॉल्ड द फॉलिकल्स। अब वो जो बर्थ होने के बाद, बच्चा मदर बूम से बाहर निकलने के बाद, उस समय लगभग उसके बॉडी में सेवरल 100,000 to millions फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। और ये फॉलिकल्स, एक फॉलिकल्स हम लोग पहले डिस्कस कर लिए कि एक फॉलिकल्स जो है वो एक ओसाइट्स को कंटेन करके रखता है जो बाद में मैच्योर होकर ओवम प्रोडक्शन करता है, ओवम बनाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ईच फॉलिकल सराउंड्स एंड सपोर्ट ए सिंगल ओसाइट्स, देखिए यहाँ सिंगल ओसाइट्स दैट हैज़ द एबिलिटी टू मैच्योर इनटू एन ओवम और what we call it egg, ठीक। बट यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब बच्चा जन्म लिया, फीमेल चाइल्ड जब बर्थ ली, तो उस समय फॉलिकल्स कितने, 100,000 to millions, हज़ारों लाखों की संख्या में बन रहे हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे जब मैच्योर होना शुरू करेगी, जब बड़ी होना शुरू करेगी, जब प्यूबर्टी एज पर आएगी, तब उसके बॉडी में सिर्फ 4,000 oocytes ही सर्वाइव करेंगे, बाकी सब डिजेनरेट कर जाएंगे, ठीक। और उसमें से भी अब 400 oocytes ही मैच्योर करेंगे, मैच्योर इनटू ओवम, जो एग का प्रोडक्शन करेंगे ड्यूरिंग लाइफ टाइम, इस लाइफ टाइम। और ये लाइफ टाइम क्या है, तो लाइफ टाइम इन द केस ऑफ फीमेल इट इज़ मेनार्की। मेनार्की क्या है, मेनार्की टू मेनोपॉज, मतलब जब ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और मेनोपॉज होता है, उस पीरियड्स को हम लोग यहाँ पर लाइफ टाइम बोले हैं। तो अपने लाइफ टाइम में उस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 400 oocytes ही पार्टिसिपेट करते हैं जो कि एग का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्लियर है बात।
और इस एग को प्रोडक्शन करने के लिए एक हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं FSH। इसको थोड़ा क्लियरली देख लेते हैं। FSH, तो FSH प्रोमोट्स द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन इनटू ओवम। और इस FSH को क्या बोलते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोमोट्स द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन इनटू ओवम। ठीक, अब क्या होता है? अब फॉलिकल्स बन गए, मैच्योर भी हो गए फॉलिकल्स, अब एग रिलीज होगा। तो एग रिलीज होगा तो क्या होगा? एग रिलीज होगा कब होगा? ड्यूरिंग मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम लोग जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज का होता है। ठीक, और इसके मिड मतलब ऑन द डे ऑफ 14th, 14वें दिन एग रिलीज आउट होता है। किससे? फॉलिकल से। अब वो फॉलिकल्स क्या हो गया? ग्राफियन फॉलिकल्स उसको बोले। जो मैच्योर फॉलिकल्स हो गया उसको ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। ठीक, और उस ग्राफियन फॉलिकल से अब एग होगा रिलीज। तो कब होगा? एट द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि एट द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मैच्योर ओवम इज रिलीज्ड टू द सरफेस ऑफ ओवरी। मतलब क्या हुआ? ये ओवरी हुआ, यहाँ से एग बाहर निकला। ठीक, 14th डे। और इस एग को, अब ये ओवरी को हम लोग देखें क्या कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरीके से घेरे हुए हैं। तो जैसे ही रिलीज हुआ एग तो वो उसको कैप्चर कौन करेगा? फिम्ब्रिये। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिये। तो फिम्ब्रिये इसको कैप्चर कर लेगा। तो वही बातें यहाँ पर लिखी है कि एट द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मैच्योर ओवम इज रिलीज टू द सरफेस ऑफ ओवरी एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रिये कैचेस अप एंड ट्रांसफर टू, यहाँ पर छूट गया, ट्रांसफर टू किसको? फैलोपियन ट्यूब। ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को दे देगा। और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, यस, सिंगैमी। ठीक, तो ये इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो अब सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि फॉलिकल्स डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फीमेल बॉडी में फॉलिकल्स डेवलपमेंट होता है वो 4 स्टेजेस में देखने को मिलता है। प्राइमोडियल फॉलिकल्स या प्राइमोडियल फेजेस हो गया, प्राइमरी फॉलिकल्स हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स हो गया, और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल्स हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम लोग और अगर अच्छे से समझना है तो हम लोग एक और बीच बीच में स्टेप में तोड़ते हुए चलेंगे कि जैसी प्राइमरी फॉलिकल्स है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवीजन कर देते हैं। कौन कौन सा? एक अर्लियर प्राइमरी फॉलिकल्स हो गया और एक लेट प्राइमरी फॉलिकल्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस अभी आगे करते हैं। बच्चे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? हम लोग सब धीरे धीरे पढ़ लेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? दैट इज़ प्राइमोडियल फॉलिकल्स। अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स क्या है? तो सबसे पहली बात क्या बोले कि प्राइमोडियल, प्राइम मतलब क्या हुआ? शुरुआती तौर पर इनिशियल फॉलिकल्स है ये। शुरुआती तौर पर जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, तो इसलिए प्राइमोडियल फॉलिकल्स को हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी टाइप ऑफ फॉलिकल्स। और ये फॉलिकल्स रहता क्या है? तो इट सराउंड्स द oocytes। फॉलिकल्स है तो oocytes तो रहेगा, लेकिन कैसे? ये oocyte है। ठीक, और इसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर्स का सेल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वैमस। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये स्क्वैमस सेल है। तो स्क्वैमस फॉलिकुलर सेल्स पाए जाते हैं सिंगल लेयर्स में, और इसके अंदर में प्रेजेंट रहता है oocytes, दैट इज इमेच्योर, ऑब्वियसली इमेच्योर रहेंगे।
ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। यहाँ पर देखिए लिखा है द फॉलिकल सराउंड्स oocytes दैट इज इमेच्योर इन नेचर बाय ए सिंगल लेयर्स ऑफ स्क्वामस फॉलिकुलर सेल। ठीक, और ये फॉलिकल्स जो है ये अब जब बच्चा जन्म लिए, गर्ल चाइल्ड जब जन्म ली, तो उसमें क्या बोले कि नंबर्स ऑफ फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। तो वो फॉलिकल्स, अब ये सोचने वाली बात है, कभी कभार दिमाग में आ जाती होगी, तो जब बच्चा जन्म लिया, गर्ल चाइल्ड जब जन्म ली, ठीक, तो उसी समय से क्यों नहीं है वो सेक्सुअली एक्टिव हो गई? तो उस समय फॉलिकल्स जो थे इमैच्योर थे, मतलब कि वो, और इमैच्योर कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो फॉलिकल्स है वो मियोटिक डिवीजन में अटका हुआ है। ठीक है, वो मियोटिक डिवीजन में सस्पेंडेड है, वो मियोटिक डिवीजन में कैप्चर करके पड़ा हुआ है। तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि इट रिमेन्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन की जो बात करते हैं, तो मियोटिक डिवीजन क्या होता है? मियोसिस जो होता है, मियोसिस, कंप्लीट मियोसिस कंटेन्स टू टाइप ऑफ मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि मियोटिक फर्स्ट, अब मियोटिक फर्स्ट क्या है? रिडक्शनल डिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसी में ये अटका हुआ है, उसी में ये हॉल्टेड है। ये एक्चुअली बोल रहे हैं हॉल्टेड, मतलब रुका हुआ है। ठीक, तो अब क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है ये इट रिमेन्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होगा? तो जब ये प्यूबर्टी एज आएगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना शुरू होगा, तब ये प्राइमोडियल फॉलिकल से जो उसमें मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो वही बात यहाँ लिखा है, एट प्यूबर्टी इट बिगिन्स टू डेवलप फर्दर एंड बिकम प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होगा तब? तो प्राइमरी फॉलिकल्स में होगा ये कि अब प्राइमरी फॉलिकल्स को हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दो पार्ट में डिवीजन किए हुए हैं। कौन कौन सा? एक अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स और दूसरा लेट प्राइमरी फॉलिकल्स। तो अब अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होगा? एट द स्टार्ट ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बात बोल रहे हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो उस समय कुछ फॉलिकल्स जो है, लिमिटेड प्राइमोडियल फॉलिकल्स आर ट्रिगर टू डेवलप। अब कुछ फॉलिकल्स जो है वो आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, और वो बाद में जाकर ओवम का प्रोडक्शन करेगा, एग का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो क्या, कैसा रहेगा? तो हम लोग क्या बोले थे? प्राइमोडियल फॉलिकल्स में बोले थे कि एग है और एग के चारों तरफ एक सिंगल लेयर्स का स्क्वामस लेयर प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो सिंगल लेयर्स स्क्वामस है, अब धीरे धीरे स्क्वामस लेयर कैसा होता है? चपटा होता है उसका सेल्स। ठीक है, तो अब ये जो सेल्स होते हैं ये क्यूब टाइप का बनना शुरू हो जाएगा। तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, सेंटर में तो oocytes प्रेजेंट है, तो प्राइमरी फॉलिकल्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल oocytes द सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स विच बिकम क्यूबॉइडल। वो क्यूब बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब इस दोनों के बीच में एक डिमार्केशन आ जाएगा। कैसे डिमार्केशन आ जाएगा? तो जैसे ये एक सेल है, ये oocyte है, ठीक, और इसके बाहर में क्यूब टाइप का इस तरीके से सेल बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक डिमार्केशन के तौर पर इसके चारों तरफ एक लेयर प्रोडक्शन हो जाएगा, एक ग्लाइकोप्रोटीन्स का लेयर बन जाएगा। उस लेयर को हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा इज ए थिन ग्लाइकोप्रोटीन दैट सेपरेट्स oocytes किससे? फॉलिकुलर सेल से। और फॉलिकुलर सेल से यहाँ पर कैसा है? क्यूबॉइडल इन नेचर। तो क्यूबॉइडल नेचर से, क्यूबॉइडल सेल से और oocytes को सेपरेट करने का काम करता है, वो लेयर को बोलते हैं हम लोग जोना पेलुसिडा। कोई दिक्कत, कोई घबराहट? गुड, नहीं होना चाहिए। और अगर है भी कमेंट करिए, वी विल डिस्कस।
ओके, चलिए। तो अब की अच्छा, इस जोना पेलुसिडा का आगे क्या रोल रहेगा? तो एक्चुअली इट इज़ ए प्रोटीन सरफेस। तो अब जो स्पर्म आएगा इसके कॉन्टैक्ट्स में आएंगे, तो उसके साथ जो स्पर्म है इसके साथ स्पेसिफिकली बाइंड करेगा, क्योंकि स्पर्म के पास भी कुछ प्रोटीन्स रहेंगे और वो प्रोटीन्स मैच करेंगे इस ग्लाइकोप्रोटीन से जोना पेलुसिडा का और जाकर अटैच करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स, अर्लियर स्टेज ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स। अब इसके बाद और क्या डेवलपमेंट होंगे? तो ये जो क्यूबॉइडल सेल्स जो देख रहे हैं ये अभी भी क्या था, ये सिंगल लेयर्स का ही था। अब लेट प्राइमरी सेल्स में क्या होगा? लेट प्राइमरी सेल्स में ये मल्टीपल लेयर्स होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए लेट प्राइमरी सेल्स, अब इसमें क्या है? इन दिस फेज फॉलिकुलर सेल्स प्रोलिफरेट इनटू ए स्ट्रेटिफाइड, देखिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड दिस इज कॉल्ड द जोना ग्रैनुलोसा। क्या हो गया? जोना ग्रैनुलोसा। मतलब कि जो एक इस तरीके से जो लेयर्स था, ठीक, इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स बनने शुरू हो गए, इस तरीके से ढेर सारे लेयर बनने शुरू हो गए और इस पूरे लेयर्स को हम लोग नाम दिए जोना ग्रैनुलोसा। ये बात क्लियर हुआ? तो जो प्राइमरी सेल्स है, फॉलिकल्स है, उसमें दो हम लोग ये क्या बोलते हैं फेजेस की बात किए, एक अर्ली फेजेस प्राइमरी सेल्स और एक लेट। अर्ली और लेट में क्या डिफरेंस हुआ? अर्ली सिंपली स्क्वामस जो सेल था वो क्यूबॉइडल हुआ था और लेट प्राइमरी सेल्स में वही सिंगल लेयर्स मल्टीपल लेयर्स में होना शुरू कर गया, जिसको हम लोग बोले स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो गया और उस लेयर को हम लोग नाम दिए जोना ग्रैनुलोसा। ये हम लोग अभी डायग्राम में देखेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो फेजेस हुआ दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये जो जोना ग्रैनुलोसा हो रहा था, मल्टीपल लेयर्स हो रहे थे, तो बीच में एक स्पेस डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक स्पेस डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। तो अब देखिए ये बीच में क्या हुआ? ये एक स्पेस डेवलपमेंट शुरू हो गया और इसी स्पेस को हम लोग एंट्रम बोलते हैं। और ये जो एंट्रम प्रोडक्शन हो रहा है, बन रहा है, यही तो सेकेंडरी फॉलिकल्स की निशानी है। जैसे ही एंट्रम डेवलपमेंट शुरू हो गया, हम लोग जान जाते हैं कि नाउ द फॉलिकल्स कम इनटू द सेकेंडरी स्टेजेस और सेकेंडरी फॉलिकल्स उसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि द अपीयरेंस ऑफ फॉलिकुलर एंट्रम, और ये जो फॉलिकुलर एंट्रम जो है वो एक फ्लूइड कंटेन करके रखता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलुरोनॉन एंड प्रोटियोग्लाइकॉन्स। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो एंट्रम होता है किस में होता है? ग्रैनुलोसा लेयर। ठीक है, दिस एंट्रम कंटेन्स फ्लूइड रिच इन हाइलुरोनॉन एंड प्रोटियोग्लाइकन्स एंड दिस बोथ fluid which is involved in the matrix formation, cell to cell adhesion, cell to matrix adhesion, cell proliferation and their migration। इन सभी में ये जो हाइलुरोनॉन है और प्रोटियोग्लाइकन्स है वो उसका हेल्प करता है। ठीक, अब क्या बात बतलाए कि देखिए कि एंट्रम डेवलपमेंट हुआ, जैसे इतने बड़े लेयर्स में ये पूरा लेयर है। ठीक, और इसमें अगर एक बीच में एंट्रम डेवलपमेंट हुआ तो इधर का जो सेल्स है और इधर का सेल्स है वो तो डिवाइड होते रहेगा, तो लेयर्स इधर जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये वाला जो लेयर्स है, इनर लेयर्स है, वो क्या है? जोना पेलुसिडा लेयर है। तो ये वाला लेयर्स थिक होना शुरू कर जाएगा
और ये भी लेयर्स इधर थिक होना शुरू हो जाएगा। तो वही बातें यहाँ पर लिखी है कि इंक्रीज इन सेल लेयर्स ऑफ जोना ग्रैनुलोसा। जोना ग्रैनुलोसा में कैसे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें एंट्रम डेवलपमेंट हुआ, और एंट्रम डेवलपमेंट हुआ तो इसका जो ग्रैनुलोसा है वो इसका सेल इंक्रीज होना शुरू करेगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा, तो थिकर द जोना पेलुसिडा। इसके इनर वाला पोर्शन हो जाएगा, जैसे ये पोर्शन है, ये क्या बोलते हैं, ये इधर एग है और एग के चारों तरफ जोना पेलुसिडा है, और ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, जोना ग्रैनुलोसा। और इसके बीच में अगर एंट्रम डेवलपमेंट हुआ तो इधर वाला पोर्शन ये क्या हो जाएगा, जोना पेलुसिडा है, तो ये थिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो वही बातें यहाँ पर लिखी है कि जैसे इंक्रीज, और इसके साथ ये भी सब लेयर्स इन थिक होना शुरू कर जाएगा। तो इंक्रीज इन सेल लेयर ऑफ जोना ग्रैनुलोसा, थिकर द जोना पेलुसिडा एंड लार्जर oocytes। अब धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल्स है, तो ये जो oocytes है ये भी तो साइज इसका बढ़ना शुरू कर जाएगा। तो oocytes का साइज बढ़ेगा, साथ साथ इसको कवरिंग करने वाला जो लेयर है दैट इज जोना ग्रैनुलोसा, जोना पेलुसिडा, वो भी थिक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसके आसपास और भी डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं जो बेसिकली बनाते हैं उसको थिका इंटरना बोलते हैं। These cells compose the theca interna and contribute to the production of estrogen। जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो हम लोग बताए थे कि जो एस्ट्रोजन है वो ग्रोइंग फॉलिकल से सिक्रीशन होता है, ग्रोइंग फॉलिकल्स जो है वो बनाने का काम करता है। ठीक, अब हम लोग बोलते हैं कि जब जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स अब क्या होगा इस सेकेंडरी फॉलिकल्स में, तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में, अच्छा उससे सेकेंडरी फॉलिकल्स में अब जो क्या होने वाला है उसके पहले थोड़ा सा हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम को देख लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। ठीक, अब ये बात जो हम लोग बात किए क्या कि सबसे पहले तो ये जो पोर्शन है इट इज़ oocyte, और इसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर्स का एक लेयर बना होता है जिसको हम लोग बोल दिए जोना पेलुसिडा। ठीक, और ये चूँकि सेकेंडरी फॉलिकल्स है तो इसमें एंट्रम डेवलपमेंट हो गया, ये जो खाली स्पेस है इसको एंट्रम बोल दिए। ठीक, और बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो सेल्स है वो कौन सा सेल्स हो गया, ग्रैनुलोसा लेयर्स हो गए, और ग्रैनुलोसा लेयर्स में ही ये एंट्रम डेवलपमेंट हुआ ना, वही बातें हम बतला रहे थे। तो इसके इनर वाला जो सेल्स है जो जोना पेलुसिडा, इसका थिक होना शुरू हो जाएगा, और बाकी ये भी लेयर्स भी सब थिक होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो अब जब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स है, अब इसमें क्या होगा, तो ये जो एंट्रम है ये और साइज इसका बढ़ना शुरू कर जाएगा इधर से इधर। तो अब जो फॉलिकल्स बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल्स बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन है, क्या है, तो सेकेंडरी फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल्स विथ लार्जर एंट्रम। क्लियर है बात, क्लियर है बात। माइंड पर जोर देने की ज़रूरत ही नहीं, एक सिंपली एक स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे, आराम से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि सेकेंडरी फॉलिकल्स में अब जब एंट्रम लार्ज होना शुरू हो जाएगा, इसका एंट्रम का साइज बढ़ना शुरू कर जाएगा, तब उस स्टेज को हम लोग बोल देंगे टर्शियरी फॉलिकल्स। ठीक, और जब टर्शियरी फॉलिकल्स में अब आ गया है तो हम लोग जो बोले थे कि जो oocyte है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जो अटका हुआ था अब वो कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ लिखा है कि एट दिस स्टेज मीन्स प्राइमरी oocyte विदिन टर्शियरी फॉलिकल्स grows in size and complete first meiotic division। और फर्स्ट meiotic division हुआ तो वहाँ पर दो सेल्स बनेंगे, एक सेल्स को बोलेंगे पोलर बॉडी और एक लार्जर हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी oocytes। और ये सेकेंडरी oocytes अब ओवम में कन्वर्ट होगा, और ये जो पोलर बॉडी बना दैट विल डीजेनरेट, ये डीजेनरेट हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर से हम लोग क्या देखते हैं कि एक फॉलिकल से एक ही ओवम का प्रोडक्शन होता है। अब चूंकि ये अगर म्योटिक डिवीजन कंप्लीट, अच्छा यहाँ पर हम लोग म्योटिक, चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो एक ही ओवम का प्रोडक्शन होगा। यहाँ 2 सेल्स बनते हैं और दोनों का दोनों ओवम प्रोडक्शन होता है तो गड़बड़ हो जाता है। तब क्या हुआ कि एक पोलर बॉडी बना, वो डीजेनरेट कर जाएगा और इसका जो न्यूट्रिशन यूटिलाइज करता वो न्यूट्रिशन इसको मिल जाएगा ओवम प्रोडक्शन में और ये आगे जाकर मैच्योर करेगा। ठीक है, तो जो अब हम लोग बोलते हैं कि ओवम प्रोडक्शन बात जो कर रहे हैं, तो अब यहाँ से जो अब मैच्योर होगा ग्राफियन फॉलिकल्स में, एक्चुअली ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocytes रिलीज आउट होते हैं। ठीक है, एंड दिस सेकेंडरी oocytes कम्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, और ये म्योटिक डिवीजन फिर होल्ड करके रह जाएगा। आने वाले टाइम में जब फर्टिलाइजेशन से पहले सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगा और वहाँ पर फिर एक एग बनेगा, वहाँ पर फिर से एक पोलर बॉडी बनेंगे। क्लियर है? तो अभी तक जितना भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम लोग डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि ताकि आसान से समझ सकें। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बात किए कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में क्या देखे थे कि ये जो पूरा वाइट वाला जो पोर्शन है दिस इज oocytes, और उसके अंदर में ये oocytes न्यूक्लियस है, ये इसके चारों तरफ सिंगल लेयर्स का प्रेजेंट है ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है, पहले स्क्वैमस था, अब बाद में ये देखिए क्यूबॉइडल सेल्स होने शुरू हो गए, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक, और वही बाद में बहुत सारे लेयर्स बनने शुरू हो जाएंगे, तब लेट फॉलिकल्स में बन जाएगा। अच्छा, उसी समय जोना पेलुसिडा किसको बोले कि जो एक के चारों तरफ एक पतला सा सिंगल लेयर्स जो डिस्ट्रीब्यूट करता है एग सेल को और ग्रैनुलोसा सेल्स को, तो उसके बीच में एक पतला सा प्रोटीन्स का लेयर बनता है जिसको हम लोग जोना पेलुसिडा बोले थे। और इस ग्रैनुलोसा सेल्स में सेकेंडरी सेल्स में क्या था, एंट्रम डेवलपमेंट हुआ था। एंट्रम डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं दिखलाया, जोना पेलुसिडा हो गया, थिक्का सेल्स हो गया, oocytes, तो ये वाला जो पोर्शन जो बच गया ये इसको हम लोग बोल देंगे एंट्रम। तो चूंकि ये पूरे चारों तरफ एंट्रम डेवलपमेंट होगा, छोटा सा एंट्रम डेवलपमेंट होगा, और ये एंट्रम जब बहुत बड़ा होना शुरू हो जाएगा तब टर्शियरी फॉलिकल्स में डेवलपमेंट हो जाएगा। देखिए टर्शियरी फॉलिकल्स में डेवलपमेंट हो गया। अब टर्शियरी फॉलिकल्स में ये एंट्रम चारों तरफ देखिए डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, वाइट वाला पोर्शन। अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल्स है अब हो जाएगा मैच्योर। मैच्योर होने के बाद जो oocytes रहेगा, तो oocytes के चारों तरफ 3 लेयर्स रहेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहले oocyte है, तो oocyte के सबसे पहला जो लेयर है वो क्या है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, ठीक, और जोना पेलुसिडा के बाद में एक और लेयर आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, नीड नॉट टू वरी माय फ्रेंड। ओके, कोरोना रेडियाटा। ठीक है, तो अब ये जब मैच्योर हो जाएगा तब क्या होगा कि इस, अच्छा ये टर्सरी जो फॉलिकल्स है मैच्योर हो गए, तो मैच्योर फॉलिकल्स को हम लोग क्या बोले थे, क्या बोले थे, ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स आ गया। अब ग्राफियन फॉलिकल से oocyte बाहर निकल गए, साथ साथ ग्रैनुलोसा सेल से भी कुछ बाहर निकला, और ये जो पोर्शन जो बच गया, अब एक तो बाहर निकल गया, जो बच गया पोर्शन उसको हम लोग बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये देखिए कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, और इससे एग बाहर इजेक्ट हो गया। कब? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? क्लियर है? चलिए इसी को और भी दूसरे तरीके से देख लेते हैं। ये देखिए इसमें स्ट्रक्चर वाइज देखने को मिल गया। देखिए प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में क्या है, ये oocyte है। ये एक्चुअली हम लोग इतना डायग्राम क्यों दिखला रहे हैं, क्योंकि आपको एक बार दिमाग में फिक्स हो जाए तो ये हटेगा नहीं। मानते हैं कि जो माइंड होता है वो फोटोजेनिक मेमोरी होता है, फोटो को देखकर जल्दी समझ में आता है, इसलिए हम लोग इतना फिगर देख रहे हैं। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में क्या है, ये oocyte है, oocyte के चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स है सिंगल लेयर्स का, स्क्वैमस था, ये क्यूबॉइडल बना, प्राइमरी फॉलिकल्स है सिंगल लेयर्स ही हैं,
इसके बाद ढेर सारा प्राइमरी फॉलिकल्स, ढेर सारा इसमें मल्टी सेलुलर स्ट्रेटिफाइड लेयर में होना शुरू कर गया, और इसको हम लोग बोल दिए क्या चीज़, इसको हम लोग बोल दिए ग्रैनुलोसा सेल्स। और इसके बाद ये एक के चारों तरफ एक पतला सा लेयर बना है प्रोटीन्स का, जिसको हम लोग जोना पेलुसिडा बोले हैं। और इसके बाद इसमें एंट्रम डेवलपमेंट हुआ, एंट्रम डेवलपमेंट हुआ दैट इज़ सेकेंडरी फॉलिकल्स। ये एंट्रम बड़ा होना शुरू हो गया, बड़ा होते होते सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं, तो ये फिर आगे जाकर टर्शियरी फॉलिकल्स में होगा, और उसके बाद फिर एग रिलीज़ होगा। तो एग रिलीज होगा तो इसके इस पॉइंट से भी देख लीजिए, ओवेरियन हिस्टोलॉजी है, इसमें फॉलिक्यूलोजेनेसिस इसको बोलते हैं, मतलब फॉलिकल्स किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, मतलब डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इज कॉल्ड फॉलिक्यूलोजेनेसिस इसको बोलते हैं। तो फॉलिकल्स इस तरह के फॉलिकल डेवलप होते आ रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये भी देखेंगे हम लोग कि 1 से 13 दिन तक के फॉलिकल डेवलपमेंट हुआ। ऑन द 14th डे द प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, मतलब कि ये जो एग है रिलीज़ हो गए, और जो बच गया इस पोर्शन को हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोल दिए, और कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे जनरेट होते हुए ये फिर कॉर्पस एल्बिकन्स में डेवलपमेंट होते हैं, ये हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये डीजनरेट कर जाएंगे और बॉडी में एब्जॉर्ब कर जाएंगे, और इस 28 दिन के बाद फिर से इस तरीके के साइकिल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे जो मैच्योर फॉलिकल्स बने थे उसको क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीटेड बट बिफोर ओव्यूलेशन, ये क्या बोले, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या बोले कि अब जो एग है, ये जो, अब इसको ऐसे समझिए, ये एक फुटबॉल है, अब फुटबॉल के अंदर में एक और टेनिस का बॉल है, तो इस टेनिस के बॉल को हम लोग एग मान रहे हैं। तो इसको एग को रिलीज होने से पहले और फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के बाद ये जो फेज कहलाता है, जो फॉलिकल्स जो रहता है, उसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स हो गया। अब अगर ये रिलीज हो जाता तब क्या होता, ये एग रिलीज हो गया तो एग चला गया आगे फर्टिलाइजेशन के लिए, जो बच गया वो सब कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस करना शुरू कर जाएगा। को रिलेट करने की कोशिश करिए, बार बार चीज़ों को दोहराते रहिए ताकि आपको याद रहेगा। तो क्या बोले, ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीटेड बट बिफोर ओव्यूलेशन, दिस इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल्स। अब इसमें जो oocytes है वो कैसा नेचर का आ गया, हैप्लॉइड नेचर का आ गया। हैप्लॉइड नेचर मतलब क्रोमोजोम इसमें हाफ हो गया है, तो oocyte इज हैप्लॉइड नाउ। द फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाई ए लार्ज फॉलिकुलर एंट्रम। अब इसमें जो ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं तो इसमें जो एंट्रम रहेंगे वो सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा, सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। तो द फॉलिकल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाई लार्जर फॉलिकुलर एंट्रम दैट मेक्स अप मोस्ट ऑफ द फॉलिकल्स। द सेकेंडरी oocytes इज सराउंडेड बाई, ये देखिए यह याद रखने वाली बात है कि जोना पेलुसिडा से घिरा हुआ रहता है, ए सेवरल लेयर्स ऑफ कोरोना रेडियाटा, ठीक है। द सेकेंडरी oocytes इज सराउंडेड बाई जोना पेलुसिडा and a layer of several cells that is called the corona radiata, ठीक। तो इसका मतलब कि अब अगर सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो इसके पास 3 चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी। कौन कौन सा प्रेजेंट रहेगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो when released from ग्राफियन follicles into the oviduct, the ovum consists of 3 structure। कौन कौन सा, एक तो oocyte खुद रहेगा, उसके बाद जोना पेलुसिडा रहेगा, और उसके बाद कोरोना रेडियाटा रहेगा। तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स की कहानी है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग थोड़ा सा इनलार्ज करके देख लेते हैं, समझने में ईजी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या बतला है कि मेजर पोर्शन जो है वो घिरा हुआ है किसी से, एंट्रम से, और ये आपका सेल्स हो गया oocytes, सेकेंडरी oocytes, ठीक। और इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है, थिका इंटरना, थिका एक्सटर्ना, ये सब हम लोग अभी
थीका इंटरना के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। ये कॉर्पस, ये ग्रैनुलोसा, ये सब पूरा चारों तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो एग रिलीज हुआ इसके चारों तरफ, ये तो पहले हो गया oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये भी सेकेंडरी oocyte है। इसके अलावा इसके चारों तरफ इसके कवरिंग के लिए एक जोना पेलुसिडा था, जोना पेलुसिडा हो गया, और कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट रहेंगे जिसको हम लोग कोरोना रेडियाटा बोलते हैं। तो ये चीज़ें इतना लेकर रिलीज होगा फ्रॉम द ग्राफेन फॉलिकल्स, मैच्योर फॉलिकल से। ये तो मैच्योर फॉलिकल से जब रिलीज होगा तो इतने 3 लेयर्स से घिरा हुआ रहेगा oocytes। क्या क्या? पहले तो रहेगा oocytes, उसके बाद जोना पेलुसिडा, उसके बाद कोरोना रेडियाटा। याद रखिएगा, ये जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब उस समय ये तीनों लेयर्स को हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि ताकि कैसे क्या चीज़ें होगी, वहाँ घटना घटेगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, तो हम लोग ये भी बात बतलाए कि कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम द रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्रैनुलोसा एंड थिका इंटरना फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम। क्या हो गया कि जैसे ही ये फुटबॉल से ये टेनिस का बॉल बाहर निकला तो जो बच गया, ये सब जो पूरा पोर्शन बच गया, क्या क्या बच गया, तो थिका ग्रैनुलोसा, इसके चारों तरफ थिका ग्रैनुलोसा सेल्स था और थिका इंटरना था। तो वो जो दोनों लेयर्स बच गए वो बना दिए कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, तो इट कंटेन्स ब्लड क्लॉट एट द सेंटर, सेंटर में जो इस तरीके से सेंटर में ब्लड क्लॉट्स रहेंगे। अब क्लॉट क्या करेगा, तो क्लॉट इज सराउंड, अब ये क्या है, इसके चारों तरफ क्या चीज़ प्रेजेंट है, ग्रैनुलोसा सेल्स है, तो क्लॉट इज सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा ल्यूटियम सेल्स एंड ऑन द आउटसाइड थिका ल्यूटिन सेल्स। ठीक, इसके चारों तरफ ल्यूटिन सेल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। अब इन सभी का काम क्या है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम हम लोग बोले थे, डिस्कस किए थे कि द कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होगा, कैसे होगा देख लेते हैं। दिस सेल प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड टू ए लेसर एक्सटेंट कोलेस्ट्रॉल। ठीक, तो ये जो ग्रैनुलोसा ल्यूटियम है सेल्स, द ग्रैनुलोसा ल्यूटियम सेल्स, यहाँ छूट गया, सेल्स हैव एन अपीयरेंस characteristic of steroid producing cells with the pale cytoplasm indicating the presence of lipid droplets। ब्लड वेसल्स जो है वो क्या करेगा कि ग्रैनुलोसा सेल्स में, ये जो ब्लड वेसल सेंटर में है तो ग्रैनुलोसा सेल्स में पेनेट्रेट कर जाएगा और धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाएगा। तो ब्लड वेसल्स पेनेट्रेट इनटू द रीजन ऑफ ग्रैनुलोसा ल्यूटिन सेल्स एंड allowing them to take a cholesterol and this cholesterol is used for the synthesis of progesterone hormone। वो क्या काम करेगा, जब पेनेट्रेट करेगा ग्रैनुलोसा सेल्स में तो वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह को अपटेक करने के लिए फोर्स करेगा, अलाउ करेगा और उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, और अब क्या होगा कि इफ़ द ओवम इज़ फर्टिलाइज्ड, अगर इस दौरान क्या होता है कि ओवम फर्टिलाइज कर जाता है और इम्प्लांट करता है यूट्राइन वॉल, तो HCG, अब HCG एक अलग हार्मोन है, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इट इज ऑल्सो ए हार्मोन। तो क्या है, HCG रिप्लेसेस द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LH, तो इस LH को रिप्लेस कर दिया जाता है HCG से। और HCG जब रिप्लेस कर देता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, तब पता चलता है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि द ओवम, इफ़ द ओवम इज फर्टिलाइज्ड एंड इम्प्लांट टू द यूट्राइन वॉल, HCG रिप्लेसेस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टू सस्टेन द एक्टिविटी ऑफ सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। किसकी सस्टेन करने के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम को। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिंथेसिस करने के लिए। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाते रहेगा। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का हम लोग चर्चा किए क्या चीज़, कि यूट्रस के साथ इम्प्लांट करेगा फीटस को और
उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़रूरी है। तो वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए HCG का प्रोडक्शन होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल को घटा देता है। हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखेंगे कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, जिसको हम लोग LH सर्ज बोलते हैं। और LH सर्ज, LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है तब ओवम का प्रोडक्शन या ओवम रिलीज हो जाता है। ओवम रिलीज होता है कहाँ से? ग्राफिन फॉलिकल से। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? तो अब आता है कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक। अब ये कॉर्पस एल्बिकन्स क्या है? कॉर्पस एल्बिकन्स, तो कॉर्पस एल्बिकन्स अब जब ये ग्राफियन फॉलिकल्स जब धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम जब धीरे धीरे डीजेनरेट होना शुरू कर जाता है, तब डीजेनरेशन के टाइम में ये अपने आप में एक चेंज करता है, अपने आप में एक फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। अब ये कब होता है? तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेकन, फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या हो गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो HCG रिप्लेस कर देगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा कि ताकि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता हुआ रहे। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या करेगा कि सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, अब ये जो सेल्स है ये कुछ समय तक के लिए एक्टिव रहता है, लगभग 14th डे के लिए एक्टिव रहता है। और ये क्या काम करता है कि जब तक LH अब फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? LH का अमाउंट बढ़ता हुआ रहेगा। तो अब LH का अमाउंट धीरे धीरे कमेगा, तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव रहेगा। और धीरे धीरे जैसे ही ये फेल कर जाता है, फॉल होता है, तब कॉर्पस ल्यूटियम इन्वॉल्व टू फॉर्म कॉर्पस एल्बिकन्स, और वो धीरे धीरे कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाने से क्या होगा कि अब धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा कि वो सेल्स डीजेनरेट होना शुरू कर देगा नेक्स्ट साइकिल में जाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और छूट गया है बेसिकली रूप से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करता है, डीजेनरेट, एंड फैगोसाइटोस्ट उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फैगोसाइटोस्ट बाय macrophages and replaced by fibrous material, फाइब्रस मटेरियल से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या बतलाया कि द सिक्रेटरी सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पर छूट गया, द सिक्रेटरी सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम degenerate and are phagocytosed by macrophages and replaced by fibrous material, वो fibrous material से रिप्लेस हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो नेक्स्ट फॉलिकल्स बनाने में एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब वो फर्टिलाइज कर गया तब वो HCG रिप्लेस कर देगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा। लेकिन जब नहीं फर्टिलाइज हुआ तब वो कॉर्पस एल्बिकन्स में चला जाएगा और धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग एक और फॉलिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रेटिक फॉलिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रेटिक फॉलिकल्स। अभी एट्रेटिक फॉलिकल्स क्या है? तो वैसा फॉलिकल्स जो ओवम के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। द फॉलिकल्स विच डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द ओवम प्रोडक्शन, और वो क्या कर देगा? जब नहीं प्रोडक्शन किया वो ओवम प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाएगा और वैसे फॉलिकल्स को हम लोग एट्रेटिक फॉलिकल्स बोलते हैं और उस प्रोसेस को एट्रेसिया बोलते हैं। तो द फॉलिकल्स विच डू नॉट टेक पार्ट्स इनटू द ओवम प्रोडक्शन degenerate through a process called atresia, and during atresia granulosa cells undergo apoptosis and are replaced by fibrous material। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? फाइब्रस मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा।
the oocyte degenerates and the basement membrane that separated the oocytes from granulocyte cells thicken and become glassy membrane। ठीक, और इस तरीके से वो ख़त्म हो जाएंगे और एट्रेटिक फॉलिकल्स डीजेनरेट कर गए और बाकी जो बच जाएंगे फॉलिकल्स वो एक प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, देखिए ये क्या क्या कवर किए हुए हैं। तो देखिए ये तो सबसे पहले हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया, ये टोटल का टोटल क्या हो गया, टोटल का टोटल क्या हो गया, एक हो गया। इसके बाद ये सब सारा का सारा क्या हो गया, कोरोना रेडिएटा। ये जो लेयर्स हैं दैट इज़ जोना पेलुसिडा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म रहेगा, सेल से साइटोप्लाज्म रहेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी जो डीजेनरेट कर गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके हैं। तो ये फॉलिकल्स जो रिलीज आउट होते हैं, जो ओवम रिलीज आउट हुआ तो इतने चीज़ों को ये होल्ड करके रखता है। चलिए तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद ये जो एग रिलीज हुआ ये कहाँ जाएगा, तो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स, या उसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट, और उसके बारे में हम लोग उसका फंक्शंस देखेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हुए चलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए बच्चों। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।